में। अब हम लोग क्या करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धातुएँ क्या होती हैं कि हमने बताया था कि धातुओं के जो हमें अणिक्स मिलते हैं, ज़्यादातर कैसे मिलते हैं? या तो उसमें कार्बन तत्व होता है या उसमें ऑक्सीजन तत्व होता है और वाटर थोड़ा-सा पानी इसमें होता ही होता है। तो अयस्क जो होते हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे पाए जाने वाली जो गैस है, मतलब जो सबसे नीचे लेयर पे काम करती है, वो कौन-सी गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बनिक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, सिलिका होती है, ये सब जो है एक अशुद्धियाँ जो है धातुओं के अंदर मिली होती हैं, अधातुओं के अंदर मिली हुई होती हैं, जो उसके अयस्क से होते हैं। और उस अयस्क को कैसे हम लोग साफ करके कैसे प्राप्त कर लेते हैं, तो मतलब ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब धातुओं के रासायनिक गुण की बात करते हैं। जब धातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जब उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ज़्यादातर क्या करती हैं, वो उसका ऑक्साइड बना देती हैं। ठीक है? ऑक्साइड बनाने मतलब जैसे कि लोहा अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो क्या क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बना देगा, मतलब लोहे का ऑक्साइड बना देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। अब एक बात आती है कि पानी से जब पानी इसमें पड़ता है लोहे में, तो भी जंग लगती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो भी जंग लगती है। क्यों? ऑक्सीजन हवा में होती है और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। इसी कारण क्या है कि लोहे में जंग लगती है। अब लोहे को संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें लेप लगाते हैं, विद्युत लेपन विधि होती है, पेंट लगाते हैं। इसके अलावा और भी जो उसमें और धातु मिला सकते हैं, इस तरीके से हम लोग उसको जंग लगने से बचाते हैं। कहा जी धातु सर। क्या हो रहा है? सर वो मफल भट्टी एक बार बता दीजिए। सर ठीक है, ये हमारी क्या है? मफल भट्टी है। मफल भट्टी जो जैसे उसमें मतलब है, तो भट्टी सीधी सी बात है कि ईंटों की बनी हुई है, ऐसी ईंटों का यूज़ किया जाएगा जो कि ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उच्च ताप को सह सकें। तो हम ऐसी भट्टी भट्टी जो बना रहे हैं, तो हम भट्टी बना रहे हैं, तो ऐसे ईंटें या कंक्रीट का हम लोग यूज़ करेंगे तो ताप को सह सके। ऐसा नहीं कि हम किसी धातु का यूज़ करें तो अलग हो जाए। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मफल भट्टी होती है और परावर्तनीय भट्टी में अगर डिफरेंस पूछा जाए कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो मफल भट्टी में क्या होता है कि इसमें थोड़ी मात्रा ऑक्सीजन की एक नियंत्रित मात्रा जाती रहती है। इसमें क्या होता है कि हम जो अपने अयस्क होते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे वो क्या होती है? ऑक्सीकृत हो जाती है। जो धातु होगी, वो किसी और चीज़ को छोड़ के क्या बन जाएगी? ऑक्साइड के साथ क्रिया करने लगेगी। मान लीजिए उसमें कोई सल्फर की अशुद्धि है या सोडियम की अशुद्धि है, तो वो क्या करेगी? उस सोडियम या सल्फर को छोड़ करके वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। तो मफल भट्टी में क्या होता है, इसमें देखिए चित्र में दिखा रखा है कि जहाँ पे ईंधन जल रहा है, ठीक बीचों बीच में देखिए जहाँ पे ईंधन जल रहा है, यहाँ पे वायु भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से वायु प्रवाहित की जा रही है, नियंत्रित मात्रा में वायु प्रवाहित की जा रही है। और जो हमारा अयस्क होता है, वो सीधे ईंधन के संपर्क में नहीं आता है, मतलब जो ईंधन जलाया जाता है, जो आग आग जलाई जाती है, वो उसके संपर्क में नहीं आता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा जो बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो लोहा का कुछ भी आइटम बनाते हैं या फावड़ा बनाते हैं या छेनी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोहे को डायरेक्ट उसमें गर्म करते हैं। इससे क्या होता है? कुछ उसमें तत्व मिल जाते हैं, मतलब वो लोहा जो है शुद्ध नहीं रहता होगा, उसमें कुछ कार्बन के पार्ट मिल जाते होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हम अग्नि आग को जो है अलग जला रहे हैं और वो सिर्फ क्या है, जो हमारी अयस्क होंगे उस गर्मी की वजह से वो पिघलना शुरू होंगे, मतलब कि उसका जो गलनांक होगा, एक गलनांक होता है, क्वथनांक होता है। गलनांक मतलब वो चीज़ गलने लगती है, क्वथनांक मतलब वो चीज़ उबलने लगती है और वाष्पीकृत होने लगती है। तो गलनांक और क्वथनांक में फ़र्क होता है। तो जैसे कि इसमें इसमें क्या है, क्या होता है? पिघलना शुरू होता है और उसकी अशुद्धि अलग होने लगती है और जो शुद्ध होता है वो इसमें एरो बना रखा है। इसमें क्या होता है, ये इस माध्यम से बाहर की तरफ एक जो बर्तन होता है उसमें निकल जाता है। तो ये हमारी जो है मफल भट्टी। मफल भट्टी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, पहली चीज़ तो इसमें जो हमारा ईंधन है वो बिल्कुल अलग जलाया जा रहा है, ठीक है? अयस्क से सीधा संपर्क नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हमें इसमें ये याद रखना है कि इसमें वायु
भेजी जाती है, मतलब ऑक्सीजन इसमें प्रवाहित की जाती है। ऑक्सीजन प्रवाहित करने से मतलब है कि जो भी हमारा अयस्क होगा, उसका ऑक्सीकरण किया जा रहा होगा। जबकि परावर्तनीय भट्ठी में उसमें भी देखिए, उसमें भी यही चीज़ है कि ईंधन अलग जलाया जा रहा है और जो हमारा अयस्क है, वो अलग रखा जा रहा है। लेकिन उसमें क्या है, ऑक्सीकरण नहीं किया जा रहा है। वो क्या है, बिना वायु के उसमें जो है पिघलाया जा रहा है, मतलब उसका क्या शुद्धिकरण किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये परावर्तनीय भट्ठी हो गई। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए भाई चूल्हा है, अलग जलाया जा रहा है, ईंधन अलग जलाया जा रहा है और उसकी जो गर्मी से क्या है, हमारा अयस्क जो है उसको गलने लगता है, उसका गलनांक पे आकर के वो गलने लगता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, मफल भट्टी और परावर्तनीय भट्टी में डिफरेंस होता है। तीसरी हमारी वात्या भट्टी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसमें क्या है, अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग टेम्परेचर होता है, अलग-अलग तापमान होता है। ठीक है, ये हमारी वात्या भट्टी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी ऑक्साइड होगा या ये कोई मतलब और उसमें तत्व मिला होगा, जैसे कि मान लीजिए धातु का तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का तापमान कम होता है। कम तापमान पे ही वो वाष्पीकृत हो जाएगी या गलने लगेगी। धातु के लिए हमें ज़्यादा मतलब उसमें हीट उसमें ज़्यादा आग देनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो क्या है नीचे आकर के तब जाके वो गलना शुरू होगी। तो इसमें क्या है, जैसे-जैसे लेवल पे आने लगती है, वो अशुद्धियाँ अलग होने लगती हैं। ये हमारी वात्या भट्टी होती है। तो हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे। धातु की रासायनिक क्रिया हम लोगों ने पढ़ी। धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो क्या करती है, उसका ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, कुछ धातुएँ बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएँ कम क्रियाशील होती हैं। जैसे हमारी सोडियम हो गई, लिथियम हो गई, पोटेशियम हो गई, ये धातुएँ बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं। कुछ है बोरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये थोड़ा कम अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएँ ऐसी हैं जो बहुत ही कम, सिल्वर हो गई और हमारा सोना हो गया, ये सब धातुएँ हमारी जैसे हमारी सिल्वर हो गया और हमारी जो क्या कहते हैं, सोना हो गया, ये धातु ऐसी है, ये ऑक्सीजन से बहुत ही कम क्रिया करती हैं। आप लोग जानते हो कि कहा जाता है कि सोना सबसे शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है? वो इसीलिए शुद्ध उसको बोला जाता है कि वो उसका जो अयस्क जो भी मिलता है, उसमें बहुत ही कम अशुद्धियाँ मिलती हैं। उसमें कोई ऐसे तत्व नहीं जल्दी मिलते हैं, जो मतलब जिसको उसका शुद्धिकरण करने में दिक्कत हो, मतलब उसको साफ करने में दिक्कत होती है, मतलब उसको जल्दी साफ ना किया जा सके। सोना होता है ज़्यादातर मुक्त अवस्था में मिलता है, इसलिए हम जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में ये कह सकते हैं कि धातु में थोड़ी बहुत गंदगी जैसे सिलिका की हो गई, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो गई, तो उसको जो है कैसे साफ कर लिया जाता है। लेकिन बहुत सी धातु ऐसी जो बिल्कुल यौगिक बना करके रखती हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसको ऑक्साइड बना करके रखता है, उसको तोड़ने में टाइम लगता है। अब ये क्या है, सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बर्न बर्न इसको बोलते हैं, बर्न एलम बोलते हैं। ठीक, सॉरी, बर्न एलम नहीं बोलते इसको कली चूना बोलते हैं। मतलब जो चूना जो जो हम लोग लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो जब लाइम, सॉरी, बर्न लाइम इसको बोलते हैं। इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये क्या क्या करता है कि बुझ्झी उत्पन्न करता है, मतलब ऑक्सीकरण, उसकी ऑक्सीजन जो है बाहर आने लगती है। तो ये जब वो उसमें पानी में डालते हैं तब वो हमारा क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बनता है, जो हमें CaO होता है। CaO किसका होता है, कली चूना बोलते हैं। मतलब ये एक मतलब इसके अंदर थोड़ी गर्मी, थोड़ी हीट होती है इसके अंदर, इसको बर्न लाइम बोलते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब एल्युमिनियम पे ऑक्साइड का मतलब हो गया कि एल्युमिनियम पे जंग लगती है, वो किसकी जंग होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम पे कभी हम लोगों ने देखा होगा कि जो है काली होने लगती है, तो वो क्या होती है, एल्युमिनियम जो है उस पे जो ऑक्साइड की परत, मतलब उस पे जो होती है जंग लगने लगती है। जब जंग लगती है किसी धातु पे, तो वो क्या होता है, धातु का धीरे-धीरे क्षय करने लगती है। होता है कि वो टूट-टूट करके गिरने लगती है। जिस तरह से आपने देखा हो कि लोहे में क्या होता है, जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो लोहे में जंग कैसे लगती है, उसमें थोड़े फफोले से पड़ने लगते हैं और वो टूट-टूट के गिरा करते हैं।
क्या कहलाता है, वो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है, मतलब कि वो उसमें जो जंग लगी होती है वो आयरन ऑक्साइड की जंग होती है। अब धातुओं की जल से क्रिया की बात करते हैं। अधिक क्रियाशील धातु जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो सोडियम है, अगर जल से अभिक्रिया करता है तो NaOH क्या बना, क्षार बन गया और हाइड्रोजन गैस मतलब मुक्त कर देता है। देखिए सोडियम जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील माना जाता है। अगर हम सोडियम को खुले हाथ में ले लेंगे या किसी भी बर्तन में लेंगे खुले में, तो ये क्या करता है, ये इसमें आग लग जाती है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ये क्या ज्वलनशील हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, मतलब एक तरीके की ऊष्मा, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए सोडियम को जब भी लाया जाता है तो या तो इनको अक्रिय गैस के साथ रखा जाता है या इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इसलिए लाया जाता है ताकि किसी ऑक्सीजन या किसी जो वाष्प के साथ क्रिया न करे। देखिए वायुमंडल में क्या है, जल वाष्प के कण होते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन है और जल वाष्प के कण होंगे, थोड़ी बहुत नमी होती है, और जैसे ही ये सोडियम के साथ संपर्क में आती है तो क्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस निकाल के और ये NaOH का क्षार बना देती है। इसमें काफी ऊर्जा निकलती हो सकती है, आग लग सकती है। इसलिए जब भी सोडियम खरीदते हैं या जो भी उसको बेचता है वो क्या है, मिट्टी के तेल में देता है या किसी अक्रिय गैस का इस्तेमाल करता है, अक्रिय गैस जो जल्दी क्रिया नहीं करती है। कम क्रियाशील धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करती है बल्कि तप्त अवस्था में भाप से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन जल से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जिंक है, जल से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे कि अगर लोहे की बात करें, आयरन हो गया, जल से अभिक्रिया करेगा तो FeO बना देगा, मतलब आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अम्ल से क्रिया, धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। मैग्नीशियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो ये चीजें हो गई खत्म रासायनिक अभिक्रिया। अब धातु और अधातु में अंतर। भौतिक अवस्था में धातु प्राय ठोस होती है, ठीक है, लेकिन पारा क्या है, इसका अपवाद है। अब जो पारा होता है वो ठोस अवस्था में नहीं मिलता है। भौतिक अवस्था में धातु प्राय ठोस होती है और पारा इसमें अपवाद है। अधातु में क्या होती है, अधातुएं तीनों अवस्था में ठोस, द्रव एवं गैस में पाई जाती है। ठोस में मतलब जो अधातुएं जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे चूना हो गया, ये क्या है, अधातु है, ये ठोस अवस्था में गैस जो हमारी होती है, ये क्या है, हमारी गैस अवस्था मिलती है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं SO2 क्या है, ये मतलब हमें गैस के रूप में मिलती है। इसी तरीके से द्रव की बात कर लेते हैं तो उसमें जो जैसे कि सल्फर हो गया, उसका जो क्लोराइड हो, जो भी उसका मतलब अम्ल होगा, इस तरीके से क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगी, द्रव्य अवस्था में होगी। बहुत सी धातुएं अधातु ऐसी होती हैं जो द्रव्य अवस्था में मिलती हैं। धातुओं में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है और अधातु में कोई चमक नहीं होती। जैसे लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है, ये दोनों अपवादी, इनमें थोड़ी सी चमक होती है। विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालक, धातुएं विद्युत और ऊष्मा में चालकता प्रदर्शित करती है। चालकता कैसे, ऊष्मा की चालकता कैसे, जैसे लोहे की छड़ होती है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसका दूसरा हिस्सा गर्म होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ऊष्मा की चालक है, वो ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा जो है प्रवाहित होने लगती है उसमें। अधातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है और कार्बन गैस, ये क्या है, सुचालक है। आघात वर्धिता एवं भंगुरता, ये आघात वर्धनीय होते हैं। धातुएं जो होती आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात हथौड़े से चोट करने पर चादर में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ये भंगुर नहीं होते हैं। अधातु क्या होती है, ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, अर्थात हथौड़े से चोट करने पर भंगुर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। सामान्यतः
धातु में तान्यता का गुण पाया जाता है और अधातु में भंग और प्रकृतिकरण तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कठोरता, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे AlCu Fe, ठीक, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन। कुछ ठोस धातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती है, जबकि हीरा कठोर होता है। हीरा क्या है, हमारी अधातु है और कठोर होता है। ये एक अपवाद है। गलनांक एवं क्वथनांक, सामान्यतः धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उदाहरण के लिए आयरन का कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। अधातु का गलनांक भी होता है, अपवाद कार्बन, बोरान तथा सिलिकॉन इनके ज्यादा होते हैं। घनत्व, अधिकांश धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, उदाहरण गोल्ड, सिल्वर आदि। और अधातु की बात करें, सामान्यतः अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। ठीक है, घनत्व समझते हैं जैसे उनके अणुओं के बीच में कितना स्पेस है, मतलब जगह कम होती है। मतलब अगर हम 1 किलो सोने की बात करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, जबकि मतलब बहुत थोड़ा मिलेगा। अगर हम मतलब बहुत ही तो बहुत बड़ी बात हो गई, या हम चांदी की बात कर लेते हैं तो हम 50 ग्राम या 250 ग्राम की बात करते हैं तो हमको उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो वो हमको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि चांदी का घनत्व ज्यादा होगा, उसके अणुओं के बीच में स्पेस कम होगी, मतलब जगह कम होगी। और जो अधातु होती है उनके अणुओं के बीच में जगह ज्यादा होती है, इस वजह से वो ज्यादा आने लगती है, उनका घनत्व कम होता है। ध्वनि, इन्हें हथौड़ा या लकड़ी की वस्तु से ठोकने पर विशिष्ट ध्वनि निकलती है। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। विलेयता, सामान्यतः ये द्रव विलेयकों में विलय नहीं होते हैं, सामान्यतः ये द्रव विलेयकों में विलय होते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया, धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड निर्मित करते हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, ये क्षारीय बना रहे हैं और वो अम्लीय बना रहे हैं। अम्लों से क्रिया, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि अधातुएं जो होती है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। हाइड्रोजन से क्रिया, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं दर्शाती हैं। इसके विपरीत अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके स्थायी यौगिक निर्मित करती हैं। तो ये उनके अंतर हो गए। अब अगला टॉपिक है हमारा मिश्र धातु। और एक मिश्र धातु धातु या किसी अन्य तत्व का मिश्रण होता है। यह दो या दो से अधिक तत्वों का ठोस मिश्रण होता है। ठीक है, एक मिश्र धातु धातु या किसी अन्य तत्व का मिश्रण होता है। यह दो या दो से अधिक तत्वों का ठोस मिश्रण होता है, जिसमें कम से कम एक तत्व मिश्रित होना चाहिए। इसके अलावा द्रव अवस्था में मिश्र धातु समांगी होती हैं, लेकिन ठोस अवस्था में समांगी और विषमांगी होती हैं। मिश्र धातुओं में तत्वों के रासायनिक गुण रहते हैं, लेकिन इसके कुछ भौतिक गुणों में बदलाव किया जा सकता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जो पारा से बनता है। वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु इस्पात है। इस्पात में कई उपयोगी गुण पाए जाते हैं, जैसे जंग, प्रतिरोधकता, लचीलापन और कठोरता। देखिए, जो मिश्र धातु हमको प्राप्त होती है वो कुछ ऐसा वो उसके कभी क्या होता है कि उसके जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं। जो धातुओं से मिल करके वो बनाई जाती है उसके गुण अलग होते हैं। जैसे हम पीतल की बात करते हैं, पीतल हमारी क्या होती है, मिश्र धातु होती है। वो किससे बनती है, कॉपर और मतलब तांबा और जस्ता मिला करके बनाई जाती है ना। उसकी क्वालिटी वो लेती है, पीतल का रंग भी अलग ही होता है और उसकी जो क्वालिटी जो उसके जो भौतिक गुण होते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो ना वो उस प्रॉपर्टी को ना उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करती, मतलब ना उसकी प्रकृति को अपने पास रखती है और ना उसकी प्रकृति को अपने पास रखती है। तो जब हमारी मिश्र धातु हमारी मिश्र धातु जो बनती है वो एक विशेष प्रकार की अपनी अपनी प्रकृति रखती है। लेकिन बहुत सी धातु ऐसी भी होती हैं जो जो दूसरी जो मतलब जिस धातु से बन रही है उसकी प्रकृति रख लेती है। अब अमलगम की बात करते हैं। इसमें क्या ये पारा से बनता है, पारा या करके बनाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पारा से बिल्कुल विभिन्न तरीके से प्रकृति रखता है। मिश्र धातु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संघटक तत्व से बेहतर गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील अपनी जंग प्रतिरोधकता के कारण एक महत्वपूर्ण
मिश्र धातु है। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि धातु को अगर हमें जंग से बचाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, कोई और धातु मिला देते हैं, जिससे कि उसकी जो जंग लगने की जो मतलब प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, थोड़ी-सी कम हो जाती है या उसमें नहीं भी हो सकती है। इसलिए उसमें क्या करते हैं, कोई धातु मिला लेते हैं। कभी-कभी कठोरता के लिए भी हम उसमें मिला लेते हैं। जैसे कि हम सोने की बात करते हैं, सोना अगर प्योर सोने की बात करें, जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही नरम होता है और अगर इसमें हम कोई जैसे तांबा अगर उसमें मिला देंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत उसमें क्या होता है, मजबूती आ जाती है। इसलिए सोना जो मिलता है उसमें थोड़ी-सी मिलावट की जाती है। मिश्र धातु के निर्माण के लिए धातु को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर उस तरल पदार्थ को अच्छी तरह से मिलाकर ठंडा ठांड किया जाता है, जिसे ठोस रूप ले लेता है। मिश्र धातु के निर्माण में कुछ और तरीके जैसे पाउडर धातुकरण का भी उपयोग किया जाता है। इस विधि में मिश्र धातु के घटकों को सर्वप्रथम पाउडर में बदला जाता है। इसके बाद पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाया जाता है, तत्पश्चात संपूर्ण मिश्रण को उच्च ताप एवं दाब पर पिघलाया जाता है। अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस हो गई हो गई। जाना नहीं लेकिन कोई मिश्र धातु के निर्माण में ठीक है पाउडर धातुकरण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मिश्र धातु बनाने के लिए एक अन्य विधि आयरन आरोपण है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एवं कंप्यूटर चिप्स में अर्धचालकों का इस्तेमाल करके मिश्र धातु बनाई जाती है। जो भी हमारी जो सेमीकंडक्टर होती है, जो हम लोग जो अपने सिस्टम में यूज करते हैं, वो ज्यादातर मिश्र धातु का ही पार्ट होते हैं, मतलब मिश्र धातु उसमें यूज की जाती है। अब कुछ मिश्र धातु जैसे पीतल हो गई, उसमें 70% जो है कॉपर है और जस्ता सर आप बताइए। सर आपने कंप्यूटर का असाइनमेंट चेक कर दिया? हाँ कर दिया। अच्छा आपको रह गया, हम भेज देंगे। सर मेरा नहीं भेजा आपने। हाँ भेज देंगे, ध्यान देंगे। सर मेरे वाले नंबर पे भेजिएगा, ग्रुप पे नहीं। नहीं ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, ग्रुप पे हमने किसी का नहीं भेजा। सर ग्रुप पे बहुत सारी पीडीएफ हो गई सर, जैसे आप लोग भेजते हैं और सर हम लोग के असाइनमेंट भी उसी पे आते हैं, तो सर इस चक्कर में सर। ठीक है, तो कुछ मिश्र धातु जैसे पीतल हो गई, इसमें हम लोग कॉपर जस्ता का यूज कर रहे हैं। कांसा हो गया, उसमें कॉपर और एसन क्या है पता नहीं कैसे, और जर्मन सिल्वर CuZn और Ni निकल का हम लोग यूज कर रहे हैं। रोल्ड गोल्ड है Cu और Lu मतलब कॉपर और एल्युमिनियम का। गन मेटल, डेल्टा मेटल, मुंज मेटल, डच मेटल, ये सब क्या है, ये मिश्र धातुओं के कुछ नाम दे रखे हुए हैं। अब मिश्र धातुओं के गुण और विशेषता। मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती है? मिश्र धातु बनाए जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए, धातुओं के गलनांक को कम करके जंगरोधी और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने बताया कि सोने को अगर हमें मजबूत बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें कॉपर मिला दिया जाता है, जिससे वो उसमें क्या होती है, मजबूती आ जाती है। धातुओं के गलनांक को कम करने के लिए, जंगरोधी और मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, जो उसका गलनांक होता है उसको कम कर देते हैं और उसको जंगरोधी बनाते हैं, मतलब कि उसमें जंग न लगे। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, आयरन की हम बात कर लेते हैं। आयरन में क्या होता है, कोई और धातु मिलाते हैं, जैसे स्टील बनती है, स्टील में जंग नहीं लगती। तो स्टील कैसे बनती है, वो लोहे में क्या करते हैं, कोई और तत्व हम लोग मिलाते हैं, इससे हमारी स्टील बनती है। इसी तरीके से टीन बनती है, अलग-अलग धातु से बनाई, इस्पात बनता है। तो ये सब धातुएं क्या है, लोहे में बहुत सी अन्य धातु मिला करके ये चीजें बनाई जाती हैं। स्थायी और अच्छे रंग के कारण, जैसे पीतल है, पीतल क्या देखने में अच्छा लगता है। मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनाया जाता है, उससे कई बर्तन भी बनते हैं। तान्यता में वृद्धि करने के लिए, बहुत सी धातुएं जो कमजोर होती हैं तो उसमें दूसरी धातु मिलाकर उनको अच्छा एक क्या मतलब एक अच्छी सी धातु बनाया जा सकता है, तो उसमें तान्यता में वृद्धि के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर है आवर्त सारणी।
ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में है। अब उसके पहले जो है आवर्त सारणी पढ़ने से पहले 3-4 पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। जब ये आप समझ लेंगे, उसके बाद ही आप उस टेबल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है या अभाज्य कण भी कह सकते हैं। परमाणु किसी भी तत्व का वह अभाज्य कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। वह कण सबसे सूक्ष्म होता है। ठीक है, कोई भी तत्व होता है, जितने भी तत्व पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, सभी छोटे-छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बने हुए हैं। वो उनकी डिजाइन में अंतर हो जाता है। जैसे कि हम कोशिका की बात करते हैं, वो क्या है सबसे सूक्ष्म इकाई है। मतलब किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन-सी है? कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका जो शरीर है वो किससे मिलके बनता है? वो कोशिकाओं से मिलके बनता है। तो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी आप जानते हैं। उसी तरीके से जब पदार्थ की संरचना होती है तो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं और वह परमाणु क्या है? उस वस्तु जो उस तत्व की सारी प्रकृति अपने अंदर रखता है। प्रकृति मतलब उसका जो नेचर होता है वो अपने अंदर रखता है। परमाणु जो होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। वो दो परमाणु से मिलके या तो आपस में बनाता है, दो परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं या जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। अणु और परमाणु में फर्क ये होता है कि अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जैसे कि जल की बात करते हैं, जल एक क्या है? यौगिक है। मतलब उसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिल करके एक जो है जल का अणु बना देते हैं। अब परमाणु की जब बात आई थी तो वैज्ञानिकों ने शुरुआत में बताया था कि एक ऐसा कोई कण है जिससे मिलकर के सारे तत्वों का निर्माण होता है। तब इसमें अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग अपनी-अपनी राय रखी थी। एक वैज्ञानिक थे जे.जे. थॉमसन, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, जैसा आप इसमें देख रहे हैं एक चित्र में। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर भी कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जैसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे परमाणु के अंदर फैला होता है और जो बाकी का भाग जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब उसके वो बाकी प्रोटॉन होता है या उसको उन्होंने नाभिक बताया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ? कि अगर जब पॉजिटिव जो इन्होंने बताया था, जैसे कि आप तरबूज इसमें दिखा रहे हैं, जो तरबूज के बीज होते हैं ना, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को उन्होंने मान के चला और जो बाकी हिस्सा था वो उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बता दिया कि ये जो है पॉजिटिव होता है। इस तरह से अगर कोई चीज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिल करके अपना अस्तित्व खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट जो है पूरा फेल रहा था। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने प्रैक्टिकल किया। इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली थी, पतली एक पन्नी या एक चादर ली थी, वो लगभग 100 नैनोमीटर मोटी थी। ठीक है, लगभग 100 नैनोमीटर, जैसे इस चित्र में दिखा रहे हैं, उनका परमाणु मॉडल कैसा था। जैसे पीले रंग की जो दिखाई दे रही है सोने की पन्नी है और पीछे जो उन्होंने फिल्म लगा रखी है, जो पहले जो वो आती थी, जो रोल होता था जिसपे जिसको हम लोग क्या नेगेटिव बोलते हैं, तो वो उन्होंने यूज किया था। फिर उन्होंने अल्फा कणों का प्रहार किया सोने की पतली पन्नी पे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सरा प्राप्त किया था। ये इस तरीके से चित्र प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि जो कुछ अल्फा कण जो है वो वापस उसी दिशा में वापस चले आए। तो उन्होंने ये बताया कि बीच में कोई ऐसा भाग है जो बहुत ही ज्यादा ठोस है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। कि और उन्होंने ये भी बताया कि सारा द्रव्यमान जो भी होता है, जो भी परमाणु होता है, उसका सारा भार इसी नाभिक के अंदर होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो ये इन्होंने एक मॉडल इन्होंने एक प्रयोग द्वारा बताया था। लेकिन इससे पहले एक चीज और आपको बता दें कि भारत के एक महर्षि थे, मतलब एक ऋषि मुनि थे, जिनका नाम था कणाद। कणाद ने भी मतलब इस धारणा को अपने तरीके से बताया था कि जो परमाणु होता है उसके अंदर नाभिक होता है और नाभिक के बाहर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन उनकी धारणा को नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? वो इस वजह से क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकली मतलब वो उस चीज को दर्शा नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको नकार दिया गया।
फिर रदरफोर्ड ने इसको प्रैक्टिकली दिखाया था करके। उन्होंने बताया कि बीच में एक हिस्सा नाभिक होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इनके परमाणु मॉडल में भी थोड़ी सी कमी आ गई। इन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, जैसे कि हम सूर्य और जो ग्रह होते हैं इसको मान लेते हैं कि जैसे सूर्य के वो हम नाभिक मान लेते हैं और उसके जो ग्रह होते हैं वो उसके आसपास चक्कर काटा करते हैं। तो उसको क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया कि जो बाकी जो ग्रह है वो इलेक्ट्रॉन है और उसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज ये गलत बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धीरे-धीरे ऊर्जा खोता रहता है और वो आखिरी में जाकर के नाभिक में मिल जाता है। अगर वो नाभिक में मिल जाएगा जाकर के तो परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा। तो ये इस चीज की पुष्टि नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, इतना इन्होंने खोज के निकाल दिया था कि ये चीज होती है। रदरफोर्ड जो हमारे जो थॉमसन थे, ठीक है, थॉमसन को जब खोजकर्ता कहा जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहा जाता है। कभी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन जो पहले हमने बताया था, इनके इस मॉडल के थ्रू उन्होंने कम से कम ये बताया था कि नाभिक के परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया कि प्रोटॉन भी कोई तत्व होता है। उन्होंने बताया कि बीच का हिस्सा जो होता है वो नाभिक होता है, जिसके कारण अल्फा का टकरा करके वापस आ रहे हैं और उनकी हमें कोई छाया प्राप्त नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर अधिकांश हिस्सा जो होता है वो खाली होता है। कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी कण हैं जो अल्फा कणों को मतलब प्रतिकर्षित कर मतलब उसकी मास को विचलित कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब वो नेगेटिव है, वो उस कणों को उसके पथ से विचलित करते हैं। तो उन्होंने जब रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में क्या है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब बीच में प्लस चार्ज है, उसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर काटते रहते हैं। और उन्होंने ये उनका एक मतलब ये उनकी एक कमी थी कि उन्होंने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काटते हुए उसके अंदर गिर जाता है। अब जो उन्होंने बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक पे ही सारा द्रव्य जो उसका जो परमाणु का भार जो होता है वो सारा नाभिक पे होता है। बाकी पूरा नगण्य के उन्होंने बराबर मान दिया था कि जो बाकी जो तत्व है उनको नगण्य माना और नाभिक को ही माना कि सारा भार इसमें होता है। तो ये उनके जो उन्होंने मॉडल अपना बताया था उसमें ये कमी थी। उन्होंने जो इन्होंने बताया कि इसमें दिखा रखा है कि उनके जो मॉडल में जो दोष था उसके कारण क्या था, इन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से गोल गोल चक्कर काटते हुए और आखिरी में जाके नाभिक में गिर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा तो उसका कोई परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे नील बोह्र ने एक परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है, उस मॉडल से उन्होंने कुछ बताया कि हाँ वो उतना पार्ट ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक खुद की अपनी जो कक्षा होती है उसमें चक्कर काटते हैं, दूसरी कक्षा में वो नहीं जाते। अगर उनको दूसरी कक्षा में जाना होता है तो वो दूसरे तरीके अपनाते हैं। दूसरे तरीके मतलब कि वो या तो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो छलांग लगा के दूसरी कक्षा में पहुंच जाते हैं, या तो अपनी ऊर्जा को सर्जित करके दूसरी कक्षा में पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने जो है अलग-अलग कक्षाओं के नाम दिए, K, L, M, इस तरीके से मतलब बढ़ती कक्षाएं बढ़ती हुई दिखाई थी। वैसे हम लोग इसको दिखाते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़िएगा, तभी आगे जो है आवर्त सारणी आपको समझ में आएगी। तो जो आपने पीडीएफ भेजी थी उसमें ये था आवर्त सारणी वाला? नहीं, वो अभी उसमें नहीं है, अब ये आगे हम पढ़ाएंगे ना।